अतिथियों का आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। इस अवसर पर ये विश्वविद्यालय अपने अतिथियों का सत्कार करने में अपना परम सौभाग्य समझेगा। मैं हमारे कुलपति महोदय प्रोफेसर जेपी शर्मा जी से निवेदन करूंगा कि हमारे आज के मैडम थोड़ा साइड पर। मैं कुलपति महोदय जी से फिर सभागार में उपस्थित जम्मू विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर मनोज धर साहब, क्लस्टर यूनिवर्सिटी जम्मू के कुलपति प्रोफेसर बेशन लाल साहब, डिविजनल कमिश्नर जम्मू डॉक्टर राघव लंगर, सभागार में उपस्थित श्रेष्ठ एवं ज्येष्ठ जन, जम्मू कश्मीर, लद्दाख तथा देश के अन्य हिस्सों से आए हुए सभी किसान भाई, इनोवेटर्स, कृषि विशेषज्ञ, फूड प्रोसेसिंग से जुड़े हुए तमाम विशेषज्ञ, विश्वविद्यालय के सभी प्राध्यापक, छात्रगण, मीडिया के मित्रों, देवियों तथा सज्जनों, सबसे पहले मैं इस किसान मेले में भाग ले रहे सभी साथियों का हृदय से अभिनंदन करना चाहता हूँ। किसान भाई, कृषि से जुड़े एंटरप्रेन्योर, कृषि से जुड़े रिसर्चर, टेक्नोक्रेट, पॉलिसी मेकर, सब एक जगह कृषि क्षेत्र में नई चेतना तथा जानकारी के आदान प्रदान के लिए एकत्रित हुए। मैं प्रोफेसर शर्मा और उनकी पूरी टीम को इस महत्वपूर्ण आयोजन के लिए हृदय से साधुवाद देता हूँ। गत वर्ष 16 मार्च को ऐसे ही एक मेले में इस कैंपस में आने का अवसर मुझे मिला था। मुझे अत्यंत प्रसन्नता, पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी बृहद स्तर पर यह आयोजन किया गया। इस एक साल के दौरान जम्मू कश्मीर में कृषि तथा हॉर्टिकल्चर को आधुनिक और सशक्त बनाने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं और अपने किसान भाइयों के लिए बेहतर किस्म के बीज से लेकर मार्केट तक की व्यवस्था को मजबूत बनाने की कोशिश की गई। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में पूरे देश में कृषि तथा हॉर्टिकल्चर की व्यवस्था लगातार बदल रही है। मात्र 3 सालों में देश में 11 करोड़ से ज्यादा किसानों के खाते में 2.25 लाख करोड़ रुपए किसान सम्मान निधि के नाते हस्तांतरित किए गए। इसका एक बड़ा फायदा छोटे और मझोले किसानों को मिल रहा है, जो वर्षों से अपने को उपेक्षित महसूस करते थे। प्रधानमंत्री जी के दिशा निर्देश में जम्मू कश्मीर में भी स्पेशल ड्राइव चलाकर 2 सालों में अनेक बदलाव किए गए और इन प्रयासों का परिणाम अब दिखने लगा। और जैसा डॉक्टर जेपी शर्मा साहब ने कहा, फार्म इनकम के मामले में प्रति किसान 18,918 रुपये प्रति माह की मासिक आय के साथ जम्मू कश्मीर देश के सिर्फ 5 राज्यों में शामिल हुआ है। और जैसा मैंने बताया कि हम तीसरे स्थान पर अगले 5 वर्षों में, बल्कि 4 ही वर्ष में रहूंगा, 5500 हेक्टेयर भूमि को हाई डेंसिटी प्लांटेशन में तब्दील करने का लक्ष्य रखा गया। पिछले साल 320 हेक्टेयर में एप्पल तथा 2400 हेक्टेयर में सब ट्रॉपिकल फ्रूट्स लगाने में हमारे कृषि विभाग को सफलता मिली। इतना ही नहीं, किसान भाइयों के उत्पादों को देश और विदेश में भेजने के लिए
भी अनेक प्रयत्न किए गए। यहाँ एयर कार्गो की व्यवस्था की गई है, प्रवास कार्यक्रम के तहत उन्हें सब्सिडी मुहैया कराई जा रही है। वहीं प्रसिद्ध लुल्लू ग्रुप के साथ भी हमारे लोगों ने MOU साइन किया है और जम्मू और कश्मीर के किसानों के हार्टिकल्चर प्रोड्यूस अब दुबई में भी अब मुझे लगता है कि लोगों को आकर्षित कर रहे हैं। ये बदलाव का एक छोटा सा उदाहरण दिखा है। पिछले एक दशक में जहां 2 लाख मीट्रिक टन स्टोरेज क्षमता जम्मू कश्मीर में विकसित की गई थी, वहीं मात्र 18 महीनों में 1 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा की अतिरिक्त क्षमता जम्मू कश्मीर में अर्जित की है। इसे मैं एक ऐतिहासिक उपलब्धि मानता हूँ। कृषि विभाग तथा नवीन चौधरी जी और उनकी पूरी टीम को इसके लिए मैं हृदय से बधाई देना चाहता हूँ। पिछले 2 वर्षों में कृषि तथा संबंधित क्षेत्रों में लगभग 7 लाख लोगों को रोजगार के अवसर मिले। PM किसान सम्मान निधि के अंतर्गत 1706 करोड़ रुपए जम्मू कश्मीर के किसानों के बैंक के खातों में सीधे ट्रांसफर किए गए। लगभग 12 लाख किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड द्वारा आर्थिक सहायता मुहैया कराई जा रही है। पिछले वर्ष 2140 डेयरी यूनिट स्थापित की गई है और जैसा कहा गया मात्र 1 वर्ष में मिल्क डेफिसिट से हम मिल्क सरप्लस केंद्र शासित प्रदेश की ओर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। मैं जिम्मेदारी से आप सबसे कहना चाहता हूं कि किसान भाइयों को सशक्त बनाने के लिए व्यापक और सम्यक दृष्टि से अनेक निर्णय किए गए और प्रशासन आगे भी अपने प्रयासों में कोई कमी नहीं करे। एक ऐतिहासिक पहल पिछले दिनों शुरू हुई है, आपकी जमीन आपकी निगरानी, जिसमें जम्मू कश्मीर यूटी के सभी 20 जिलों के जमाबंदी, गिरदावरी, म्यूटेशन और मुसवी के स्कैन किए गए डेटा आम नागरिकों को उपलब्ध कराए जा रहे हैं। जमीन मालिकों के सशक्तिकरण की दिशा में एक और कदम बढ़ाते हुए 3 भाषाओं हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू उनके लिए होम पासबुक की सुविधा भी प्रारंभ कर दी गई है। कृषि और हार्टिकल्चर में आधुनिक टेक्नोलॉजी किसानों को उपलब्ध कराने के लिए लगातार नवीन चौधरी जी और उनके सभी सहयोगी प्रयासरत हैं। हमारे दोनों कृषि विश्वविद्यालय भी इसमें सहयोग कर रहे हैं और उसमें काफी हद तक हमें सफलता भी मिली। पिछले वर्ष हर पंचायत में थ्रेसर देने का प्रबंध इन्होंने किया था। 500 ट्रैक्टर किसानों को सब्सिडी के आधार पर मुहैया कराए गए थे। इस वर्ष लक्ष्य को बढ़ाया गया है और 1000 ट्रैक्टर किसानों को देने का लक्ष्य सब्सिडी के आधार पर रखा गया है। साथ ही साथ मिट्टी की जैविक गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए सॉइल हेल्थ कार्ड केवल वितरण नहीं बल्कि आने वाले 1 वर्ष में सभी किसानों को सॉइल हेल्थ कार्ड मिल जाए उनकी जमीन का, ये व्यवस्था भी होने जा रही है। इन सभी प्रयासों के केंद्र में हमारे किसान भाई हैं जिनके जीवन में सकारात्मक बदलाव आवे, इसका प्रयास हो रहा है। इस साल भारत सरकार के बजट में भी सम्माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये प्रावधान रखा है कि किसान भाइयों को मॉडर्न तकनीक से खेती करने के लिए जो प्रोत्साहन देना है, ऑर्गेनिक फार्मिंग की खूबियों की जानकारी देनी है, उन्हें बैंकिंग सुविधाएं भी पहुंचाई जाएं तथा बदलते समय के अनुरूप स्किल डेवलपमेंट और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पर ध्यान केंद्रित किया जाए। जैसा बताया गया कि इस वर्ष कृषि मेले का जो विषय है प्राकृतिक खेती और कृषि में आधुनिक प्रौद्योगिकी, मैं समझता हूं कि आज हिंदुस्तान के ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स मिलेट से लेकर ऑर्गेनिक राइस दुनिया भर में इनकी मांग बढ़ रही है। ये भी हम जानते हैं कि किसानों को खेती में लगातार खेती की लागत मूल्य बढ़ता जा रहा है।
अब ये समय आ गया है इस पर गंभीरता से काम किया जाए कि कैसे लागत मूल्य को कम किया जा सके, किसान की आमदनी और ज़्यादा से ज़्यादा कैसे बढ़ सके। जैसा डॉक्टर शर्मा कह रहे थे कि नौजवानों को हम शिक्षित करेंगे, प्रशिक्षित करेंगे कि वो खेती की तरफ आए। मुझे लगता है कि नौजवान तभी आएगा जब उसको अपना भविष्य इसमें सुरक्षित दिखाई पड़ेगा। इन तकनीकों पर मुझे लगता है कि हमें गंभीरता से काम करने की आवश्यकता है। इस मेले में पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, नई दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड आदि राज्यों के किसान और किसान संगठनों की भी भागीदारी हुई है। मैं उम्मीद करता हूँ कि उनके साथ ऑर्गेनिक फार्मिंग पर संवाद होगा। जम्मू कश्मीर के किसानों के लिए यह संवाद हितकारी साबित होगा। राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किसान भाई की इस मेले में भागीदारी निश्चित रूप से प्रोत्साहन देगी और उनके अनुभव का लाभ, जो इनोवेटिव तरीके उन्होंने खेती में प्रयोग करने शुरू किए हैं, जम्मू रीजन के किसान निश्चित रूप से उसका लाभ ग्रहण करें। मैं जम्मू तथा कश्मीर दोनों संभाग के कृषि विश्वविद्यालय के कुलपतियों और प्राध्यापकों से निवेदन करना चाहूँगा कि मिशन मोड में किसानों की एक निश्चित संख्या में तय करनी होगी, जम्मू संभाग में भी और कश्मीर संभाग में भी, कि न्यूनतम हम हर वर्ष 500,000 जो भी हमको लगता है वो तय होना चाहिए कि इतने किसानों को हम ऑर्गेनिक तथा हार्टिकल्चर से जोड़ने का काम करेंगे। अगर एक सुनिश्चित लक्ष्य हम रखेंगे तो मैं समझता हूँ कि इसका व्यापक असर होगा। अभी जब मेले में मैं घूम रहा तो एक बोर्ड लगा था किसान सहायता की। जो सज्जन थे, मैंने कहा कि मैं किसान हूँ, मुझे अरहर की खेती करनी है, जरा मेरा मार्गदर्शन करिए। तो उनको पहाड़ा बता रहे। मुझे लगता है कि इस तरह के स्टॉल की बजाय वास्तव में हम किसान की कैसे मदद कर सकते हैं। इस तरह के अनुभवी लोग जो केवल लैब में नहीं खेत में काम कर सकते हैं, किसानों के जीवन में बदलाव ला सकते हैं, मुझे लगता है कि उस पर हम सबको काम करने की जरूरत है। एक साल में विश्वविद्यालय की कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए कुलपति जी ने विश्वविद्यालय परिवार में काफ़ी कोशिशें की हैं और जम्मू कश्मीर प्रशासन भी उसमें भागीदार था और उसका प्रतिफल हॉर्टिकल्चर, डेयरी और एग्रीकल्चर में ये 3 नए संकाय अनुमोदित हो गए। आने वाले दिनों में जम्मू संभाग के नौजवान इन तीनों संकायों में पढ़ लिख करके यहाँ के भविष्य को संवारने में अपना योगदान दे सकें। और मैं बार बार एक बात कहता हूँ कि रिसर्च हमारी कृषि विज्ञान केंद्र और लैब से खेत तक कैसे पहुँचे, इस बात का हमें बराबर ध्यान रखना होगा। जम्मू संभाग में भी आज बड़े पैमाने पर किसान भाई इनोवेटिव तरीके अपनाकर अपनी आमदनी बढ़ा रहे हैं। कुछ दिन पहले आवाम की आवाज़ के कार्यक्रम में कठुआ के किसान भाई हैं सोनू सिंह, जिनका जिक्र मैंने किया, वो येलो तथा पिंक गोभी उगा करके सामान्य गोभी से 3 गुने 4 गुने दाम पर बेच रहे हैं। मुझे लगता है कि मेरा अनुरोध होगा विश्वविद्यालय के कृषि वैज्ञानिकों से, इस तरह के इनोवेटिव किसानों की हैंड होल्डिंग करने की आवश्यकता है। जलवायु और परिस्थितियों से लेकर अन्य जानकारियां सुविधापूर्वक उन्हें मिल सकें और लिटरेचर सुगम भाषा में, क्योंकि सामान्य रूप से जो रिसर्च पेपर है या जो कुछ लिटरेचर हम छापते हैं वो किसान के काम का है कि नहीं है, इसका ध्यान हमें जरूर रखना होगा। ये सच है कि रिसर्चर्स की अपनी एक भाषा है, उनको दुनिया में और देश में ख्याति मिले ये भी आवश्यक है, लेकिन भाषा निश्चित रूप से ऐसी भी होनी चाहिए कि यहाँ के किसान उससे लाभान्वित हो सके। और मैं समझता हूँ किसी विश्वविद्यालय का हम मूल्यांकन करते हैं
या उसकी उपयोगिता के बारे में चर्चा करते हैं तो कितने पीएचडी स्कॉलर्स, कितने लोगों को पीएचडी की डिग्री मिली, इंटरनेशनल जर्नल में कितने पब्लिकेशन हुए, ये एक मानदंड हो सकता है। लेकिन विश्वविद्यालय जिस एरिया में, जिस क्षेत्र में बना है, वहाँ आसपास के कितने लोगों के जीवन में बदलाव हुआ, उनके आर्थिक प्रगति में कितना योगदान दे सका, मैं समझता हूँ कि इसका मूल्यांकन का एक दूसरा तरीका, और मैं मानता हूँ सबसे महत्वपूर्ण तरीका यही होना चाहिए। ये सच है कि गांव और शहर में एक लंबी खाई हो गई, इसको बांटना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी, और उसके लिए ग्रामीण युवाओं को कृषि तथा हार्टिकल्चर और उससे जुड़े उद्योगों से जोड़ना, और उसके लिए आवश्यक है कि पूरा इकोसिस्टम, एक मजबूत ढांचा हमें विकसित करना होगा। कोल्ड स्टोरेज हो, मार्केट लिंकेज हो, फूड प्रोसेसिंग यूनिट जैसी सुविधाएं हैं, और भारत सरकार अनेक कार्यक्रम, भारत सरकार का कृषि मंत्रालय अनेक कार्यक्रम चला रहा है। इन कार्यक्रमों का, इन योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक किसान भाइयों को मिले, ये बड़ा आवश्यक है। हम सब जानते हैं कि मोटे तौर पर हमारी 70% आबादी कृषि और हार्टिकल्चर पर निर्भर है। हार्टिकल्चर क्षेत्र आज लगभग 27% आबादी को रोजगार प्रदान करता है, और राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में भी 8% से ज्यादा का योगदान देता है। जो बात माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं वोकल फॉर लोकल, उसका अनुसरण हमें भी करने की जरूरत है। इस क्षेत्र में न सिर्फ रोजगार का प्रतिशत बढ़ा सकते हैं, बल्कि नेचुरल प्रोडक्ट्स के बढ़ते हुए मार्केट में भी हम अपनी अच्छी जगह बना सकते हैं। पिछले साल बारामूला के किसान मेले में मैंने अनुरोध किया था कि पैकेजिंग और ब्रांडिंग के बारे में भी कृषि विभाग को और किसान भाइयों आगे बढ़ करके विचार करने की आवश्यकता है। प्रोडक्ट्स जितना भी अच्छा क्यों न हो, उसकी मार्केटिंग के लिए बेस्ट पैकेजिंग और ब्रांडिंग ये भी आज के समय में आवश्यक हो गया है, और मुझे खुशी है इस दिशा में हमारे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने अच्छे प्रयास प्रारंभ कर दिए हैं और काम भी शुरू हो गया है। इन सभी प्रयासों से मुझे उम्मीद है कि अगले आने वाले 2 वर्षों में जम्मू कश्मीर कृषि, हार्टिकल्चर तथा डेयरी सेक्टर एक नया पावर हाउस बनकर उभरेगा। अभी जनवरी में दुबई एक्सपो में कई कंपनियों के साथ जम्मू कश्मीर के प्रोडक्ट्स के लिए समझौता हुआ है। मैंने लुल्लू ग्रुप का नाम लिया। दुनिया की जो बड़ी लॉजिस्टिक कंपनी है डीपी वर्ल्ड, वो आईसीडी इनलैंड कंटेनर डिपो, बड़ा इनलैंड कंटेनर डिपो यहाँ जम्मू संभाग में बनाने जा रहा है, जिससे मैं समझता हूँ कि किसानों को भी और यहाँ के व्यापार को भी अपना सामान दुनिया के बाजार में पहुँचाने में हमें सफलता मिलेगी। कोल्ड स्टोरेज और पूरी चेन बनाने का भी प्रयत्न कर रहे हैं, और उससे भी पोस्ट हार्वेस्टिंग जो वेस्टेज होती है वो कम करने में हम सफलता पा सकेंगे। कई डेयरी विलेजेज और डेयरी डिस्ट्रिक्ट का कॉन्सेप्ट लेकर के नवीन चौधरी जी आए हैं। पशुपालन को भी बढ़ावा मिला। किसान भाइयों से मैं प्रार्थना करना चाहूँगा कि डेयरी यूनिट लगाने के लिए सरकार 50% की सब्सिडी दे रही है। इसके अलावा भी प्रोसेसिंग तथा मिल्क मार्केटिंग के लिए भी आपको सब्सिडी का प्रबंध किया गया है। यह सही वक्त है जब हम डाइवर्सिफिकेशन की जरूरत को समझकर इस दिशा में आगे बढ़े। लाइव स्टॉक सेक्टर में भेड़ पालन को बढ़ावा देने तथा क्षेत्र में पशुपालकों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए पिछले महीने न्यूजीलैंड के साथ एक करार किया गया है। हम सब चाहते हैं कि भेड़ पालकों की आय में बढ़ोतरी हो। तकनीकी के आदान प्रदान से भेड़ उत्पादों को और परिष्कृत किया जाए। आप सभी इस बात से वाकिफ हैं कि पशुपालन के क्षेत्र में 10 लाख से ज्यादा परिवारों की आजीविका निर्भर है, और ये सेक्टर जम्मू कश्मीर की सकल घरेलू आय में 5% से ज्यादा योगदान करता है।
एक लक्ष्य बनाया गया है कि आने वाले 3 वर्षों में लाइव स्टॉक का उत्पादन दोगुना हो जाए तथा इनसे जुड़े हुए हमारे 10 लाख परिवारों की आमदनी भी 3 गुनी हो जाए। मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में इस सेक्टर में सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलेगा। अभी चर्चा हो रही थी कि कई नई वैरायटीज यहाँ आई है, नवीन चौधरी जी ने उसमें अपनी राय रखी है। मुझे लगता है कि उस पर विचार किया जाएगा। पिकन नट तथा अखरोट भी शामिल है। इन सभी किस्मों को ज्यादा से ज्यादा किसानों तक कैसे पहुंचाया जा सके, ये बड़ा प्रश्न है। ठीक से अगर इसका विचार करके हम पहुंचाते हैं तो निश्चित रूप से बड़ी सफलता हमें मिलेगी। जम्मू संभाग में लैवेंडर का जो एक रिवोल्यूशन हुआ है, इसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है। इसी तरह मुझे लगता है कि हमें ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है लेमन ग्रास पर, पिकन नट पर, अखरोट पर, और अगर इन क्षेत्रों पर हम ध्यान केंद्रित करेंगे तो ढेर सारे किसानों के जीवन में बदलाव हम ला सकते हैं। इसके अलावा विश्वविद्यालय तथा वैज्ञानिक ज्यादा से ज्यादा माइक्रो इरिगेशन पर कैसे किसान शिफ्ट करें, मैं समझता हूँ ये बड़ी चुनौती है। उससे निश्चित रूप से इनपुट कॉस्ट कम होगी, प्रोडक्शन भी बढ़ेगा। और एक जो भारत सरकार ने नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल शुरू किया है, मुझे लगता है कि इस विश्वविद्यालय का बड़ा योगदान हो सकता है। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हमारे इस पर कोशिश कर रहा है। मैं निवेदन करूंगा आप सबसे कि आज देश को जरूरत है और इस दिशा में भी विश्वविद्यालय को आगे आने की आवश्यकता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अगले 3 सालों में एडिबल ऑयल प्रोडक्शन को 50% बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। मुझे लगता है कि देश के लिए अगर ये लक्ष्य है तो जम्मू कश्मीर में भी ये लक्ष्य हमें निश्चित रूप से प्राप्त करने की आवश्यकता है। मैं युवा साथियों से भी अनुरोध करूंगा कि अभी देखा हमने स्टार्टअप है, कृषि स्टार्टअप पर पूरा फोकस करें। मैं आपको भरोसा देता हूं कि प्रशासन पूरी जिम्मेदारी से आपको हर प्रकार की सहायता उपलब्ध कराएगा, कोई कमी नहीं आएगी। फसल बीमा योजना ज्यादातर जिलों में शुरू हो गई। नवीन चौधरी जी से मेरा निवेदन होगा कि फसल बीमा योजना पूरी तरह से लागू हो जाए। ये वक्त की आवश्यकता है। जम्मू कश्मीर में अधिक से अधिक लोग इस फसल बीमा का लाभ ले सकें, ये आवश्यकता है। और पशुओं का बीमा, क्योंकि जिस तरह से महंगे पशु हो गए, लाइव स्टॉक हो गया, अब देश के कई हिस्सों में उनका बड़े पैमाने पर बीमा हो रहा है। मुझे लगता है कि ये 2 काम प्राथमिकता के आधार पर कृषि विभाग को करने की जरूरत है। और एक तीसरा जो पेंशन मिलती है, पीछे जब जिलों का मैं रिव्यू कर रहा था तो काफी कम संख्या है, हमको प्रेरित करने की जरूरत है। थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन किसान पेंशन प्राप्त करे अगर भारत सरकार ने इसकी व्यवस्था की है तो निश्चित रूप से इस व्यवस्था का लाभ जम्मू कश्मीर के किसान को मिले। इस दिशा में हमें प्रयत्न करने की जरूरत है। पिछले महीने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ एक बैठक हमने की थी। माइक्रो फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूट्स को जम्मू कश्मीर में केवल शुरू नहीं करना, बल्कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को वो सुविधा प्रदान हो सके और बैंकिंग सुविधाओं में विस्तार। कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट भी पिछले कुछ वर्षों से मुझे लगता है कि उस तरह से काम नहीं कर पा रहा था। कोशिश की जा रही है फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन ज्यादा से ज्यादा उनकी आर्थिक मदद हो, बड़े पैमाने पर एफपीओ बने। और पिछले वर्ष मेले में निवेदन मैंने किया था कि हर मेड़ पर पेड़। मुझे लगता है कि ये इसमें कोई बड़ा काम नहीं है, वो किसान खुद भी कर सकते हैं। थोड़ा हमें जागरूकता फैलाने की जरूरत है, बढ़ाने की जरूरत है। ये अभियान 10 साल या 15 साल का प्रोविडेंट फंड किसान के लिए हो सकता है। अगर हम मेड़ पर पेड़ लगाते हैं तो एक निश्चित आय हमें इसके द्वारा मिल सकती है। और मैं कुलपति जी से और इस विश्वविद्यालय के सभी प्राध्यापकों से, पूरे विश्वविद्यालय परिवार से
अनुरोध करूंगा इस अभियान में भी किसानों को जागृत करने में हमारी सहायता करें। कश्मीर प्रशासन की शीर्ष प्राथमिकता है। मुझे विश्वास है कि कृषि वैज्ञानिकों, इनोवेटिव किसान भाइयों के सहयोग से इस लक्ष्य को हम सब प्राप्त कर सकेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ इस मेले में प्रदर्शित की गई विभिन्न तकनीकों का लाभ किसान भाइयों तक जरूर पहुंचेगा। मैं मेले के आयोजकों के इस प्रयास की प्रशंसा करता हूं और ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।